बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नाज़रीन, खबरें बहुत ज़्यादा हैं, 15 से 20 खबरें, और बहुत तेज़ी से मैं आपको सारी खबरें बताता हूँ। सबसे पहले तो ये है कि आज फिर मुलाकात की कोशिश करेंगे। सुहेल अफरीदी उनका नाम दिया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, और कुछ लोग उम्मीद कर रहे हैं कि आज मुलाकात हो जाएगी। देखिए, मुलाकात रोकने के लिए वजूहात जो एस्टेब्लिशमेंट के पास हैं वो तो एक ये है कि फौरी तौर पे कोई तहरीक इमरान खान साहब शुरू ना करवा दें, क्योंकि एक्सटेंशन का मामला फंसा हुआ है और एक आईनी तरमीम भी हो रही है। दूसरी वजह यह है कि पैगामात रोकने या इमरान खान साहब का सख्त बयानिया रोकना है। तो इन दोनों चीज़ों में तो वैसे ही हुकूमत या एस्टेब्लिशमेंट नाकाम हुई है। इमरान खान साहब का अब तक का सबसे सख्त ट्वीट उर्दू और अंग्रेज़ी दोनों ज़बानों में आ चुका है, और ये उनका बयानिया जो है वो एक दिन पहले आ गया। उन्होंने अपनी बहन के ज़रिए से जो मंगल वाले दिन सारी सूरत हाल बताई और जो बातें उन्होंने की वो नहायत सख्त थी, जिसमें उन्होंने आसिम मुनीर साहब को ज़हनी मरीज़ भी करार दे दिया, और उन्होंने बताया कि बहुत ज़ालिम है और किसी डिक्टेटर ने इतना जुल्म नहीं किया जितना आसिम मुनीर ने किया, और ये अपनी कुर्सी के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, और जो कुछ भी पाकिस्तान में जुल्म और ज़्यादती हो रही है इसके पीछे जो फ़र्द वाहिद है वो आसिम मुनीर इमरान खान साहब ने करार दिया। और दूसरा, जो सुहेल अफरीदी साहब को पैगाम पहुंचाना था वो पैगाम भी इमरान खान साहब ने पहुंचा दिया। वो सलमान अकरम राजा साहब के जरिए से पैगाम भी चला गया। तो एस्टेब्लिशमेंट को ऐसी कोई कामयाबी तो इसमें नहीं हुई। हाँ, लेकिन चंद चीज़ें ज़रूर हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं कि ऐसा लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या उनकी इत्तेहादी जमातें फौरी तौर पर कोई तहरीक नहीं चलाना चाहती। उन्हें बहुत बड़े बड़े बहरान नज़र आ रहे हैं, और उन्हें नज़र आ रहा है कि ये हुकूमत अपने बोझ से गिरती जा रही है। ये अवाम को या अवामी मसाइल को हल करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई है। आलमी सतह पे इन्होंने बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस ले लिए हैं, बड़े बड़े दावे कर दिए हैं और बड़े बड़े वादे कर दिए हैं। वो पूरे ना करने की सूरत में इनके ऊपर बहुत मुश्किल सूरत हाल पैदा होने वाली है। ऐसे में फौरी तौर पे कोई एहतजाज करके आप इन्हें मदद तो फराहम कर सकते हैं, लेकिन इनके लिए उतनी मुश्किल पैदा नहीं होगी। तो अभी एहतजाज का मोमेंटम बनाया जाएगा जो बड़ी तेज़ी से बन भी रहा है, और फजलुर रहमान साहब भी अब कुछ हद तक जुड़े हैं इस सारे मामले में। लेकिन आज का दिन इंपॉर्टेंट है, अदालत में भी, अडियाला में भी। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये अपने जितने भी अरकान असम्बली हैं उन सबको कहा है, क्योंकि इमरान खान साहब ने हुक्म दिया है कि उनके केसेस के सिलसिले में सारे लोग, चाहे उनका ताल्लुक ILF से है, वकला तंजीम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, चाहे वो पार्टी के अहदेदारान हैं, चाहे वो पार्लियामेंटेरियंस हैं, MPAs, MNAs, टिकट होल्डर, ये सारे चाहें। इस सिलसिले में हमने देखा कि पंजाब में आलिया हमजा साहिबा ने बड़ा ज़बरदस्त काम किया। जब गंडापुर साहब खैबर पख्तूनख्वा से कुछ भी नहीं कर रहे थे और एक खामोशी छाई हुई थी, और गंडापुर साहब ने अपने साथ साथ सारे MPAs भी तकरीबन ऐसा लगता है सुला दिए थे, और जो कोशिश करने के लिए निकलता था उसको भी दीवार के साथ लगाया जाता था। तो वो उस वक्त भी आलिया हमजा साहिबा जोर लगा रही थी और वो कोशिश कर रही थी, और उन्होंने पंजाब को काफ़ी हद तक मुतहर्रिक किया है। बदतरीन फसादियत के बावजूद, बदतरीन हालात के बावजूद आलिया हमजा को दाद देनी पड़ेगी कि इतनी सख्त जेल उन्होंने काटी, इतनी तकालीफ उन्होंने बर्दाश्त की। 9 मई के अंदर उनको सजा सुना दी गई। अब वो सामने भी नहीं आ सकती, उनकी गिरफ्तारी का खतरा हर वक्त मौजूद रहता है। इसके बावजूद जिस तरीके से उन्होंने पंजाब की पार्टी को चलाया है, ये बड़ा कमाल है। इस वक्त वो बहुत दिक्कत का सामना कर रही हैं, बड़ी मुश्किलात का सामना कर रही हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने पंजाब के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को चार्ज किया आलिया हमजा साहिबा ने, और सलमान अकरम राजा साहब ने इमरान खान साहब का वफादार होने का हक अदा किया, और इमरान खान साहब को उन पर भरोसा है। जबकि कुछ लोग जो इमरान खान साहब का भरोसा जीतने के दावे करते रहे, उनके साथ जो कुछ हुआ हमने देखा। इमरान खान साहब ने खुद किसी को पार्टी से निकाल दिया, किसी को वजारत आला से निकाल दिया, तो वो लोग निशाने इबरत बन गए। लेकिन अगर अपनी पॉलिसीज ठीक रखें तो इमरान खान साहब और उनकी सियासत में बहुत बड़ी सियासत है, पूरे मुल्क के अंदर है, तो ये गुंजाइश रहेगी। फजलुर रहमान साहब के हवाले से नाजरीन कुछ खबरें मेरे पास आपको मैं देता हूं, लेकिन पहले जो आईनी तरमीम होती है ना, इसके ऊपर कई कई महीने तक काम होता है। ये ऐसा नहीं होता कि अचानक से आईनी तरमीम सामने आ जाए। सियासतदानों का काम करने का ये तरीका नहीं होता। सियासतदान जब काम करते हैं ना तो भी ठहराव के साथ चलते हैं। मीडिया को खबरें लीक होती हैं, मीडिया को बताया जाता है तरमीम के बारे में, चीज़ें पता चलती हैं। इसी तरह से सोशल मीडिया के ऊपर चीज़ें आती हैं, डिस्कस होती हैं, वकला के सामने चीज़ें जाती हैं, सिविल सोसाइटी के सामने चीज़ें जाती हैं, टेक्नोक्रेट्स के सामने चीज़ें जाती हैं। बड़ा बहस व मुबाहिसा होता है, कई महीनों तक ये चीज़ें चलती हैं। यूनिवर्सिटीज़ में, प्रोफेसर्स में ये बड़ी डिस्कशन होती है। आईनी तरमीम ऐसे हवा में नहीं हो जाती। तो जब बड़ी लंबी चौड़ी एक डिस्कशन होती है तो उसके नतीजे में एक आईनी तरमीम के खदोखाल सामने आते हैं, और ये कई कई महीनों तक, 8-8, 9-9 महीनों तक ये मामला चलते हैं। जैसा कि 18वीं आईनी तरमीम एक बड़ी कंप्रीहेंसिव आईनी तरमीम थी, वो सियासतदानों ने मिलकर की थी, तो बड़ी लंबी उसके पीछे डिस्कशन और स्ट्रगल थी। ये जो तरमीम जिस तरीके से 26वीं आई है और जिस तरीके से 27वीं आ रही है, इसे पढ़ने से या देखने से अब तक जो चीज़ें सामने आई उससे ये लगता है कि ये एजेंसियों के काम करने का तरीका है, ये सियासतदानों के काम करने का तरीका नहीं है।
एजेंसियों के काम करने का तरीका यह है कि 11th आवर में अचानक चीजें सामने लाई जाती हैं और सियासतदानों को हाँक के इकट्ठा किया जाता है कि ये काम कर दो, और ये हर दौर में एजेंसियां ये करती रही हैं। तो ये जो 27वीं आईनी तरमीम है जिसे हुकूमत अपने खाते में ले रही है पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के कहने के ऊपर, ये उन्हें पता भी नहीं है इसका। एक और गवाही आ गई है, यानी मुस्लिम लीग नून और वफाकी काबीना में 27वीं आईनी तरमीम पर कोई मुशावरत नहीं हुई। ये कौन कह रहा है? फेडरल मिनिस्टर है कैसर अहमद शेख साहब, PMLN से इनका ताल्लुक है, नवाज शरीफ के बहुत पुराने साथियों में से एक है। वो ये फरमाने कि हमारे बीच में तो इसकी डिस्कशन ही नहीं हुई, तो फिर ये आई कहां से? इसकी डिस्कशन कहीं और चल रही थी। मैं आपको कई मरतबा बता चुका हूं कि कई कानूनी दिमाग अस्करी दिमागों के साथ मिलकर एक मखसूस दफ्तर में लंबे अरसे तक इस तरमीम के ऊपर काम करते रहे। इसके ऊपर बार बार इजलास और मुशावरत होती रही और ऊपर रिपोर्टें भी भिजवाई जाती रही, और जब ये फाइनल हो गया, इसका ड्राफ्ट, सारी चीजें मुकम्मल हो गई, तो फिर हुकूमत को बताया गया कि गेट रेडी, आपको 14 नवंबर तक ये पास करनी है। 14 नवंबर की तो एक डेडलाइन दी गई है, हो सकता है ये एक हफ्ता और आगे चली जाए, लेकिन कोशिश ये है कि 14 नवंबर तक पास करवाई जाए। तो ये सियासतदानों का तरीका नहीं है, ये एजेंसियों का तरीका है जिस तरीके से ये तरमीम लाई गई। अब जरा आप नंबर गेम्स पे नजर मारें तो आपको कुछ चीजें पता चल जाएंगी। हुकूमत को जो नंबर चाहिए कौमी असम्बली में इस तरमीम को पास करने के लिए 2 था अक्सरियत, वो 224 का नंबर है। 224 बंदे उनको कौमी असम्बली में चाहिए, लेकिन उनके पास इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मखसूस नशिस्तें मिलने के बाद 237 का नंबर है, यानी अभी भी उनके पास 13 बंदे ज्यादा हैं, 13 MNA ज्यादा हैं। बड़े आराम से वो ये तरमीम पास कर लेंगे। फिर सेनेट में जो उन्हें नंबर चाहिए वो 64 है, जबकि हुकूमत के पास इस वक्त जो नंबर मौजूद है वो 61 है। अब हुकूमत को 3 JUI या ANP के सेनेटर्स की हमायत दरकार, यानी ANP के एमल वली खान साहब हैं, वो सपोर्ट कर दें, को 2 बंदे फजल रहमान साहब की पार्टी से सपोर्ट कर दें। तो फजल रहमान साहब ने तो इस पर सख्त स्टेटमेंट दिया। उन्होंने थोड़े दिन पहले डार साहब कह रहे थे कि हमें 26वीं हजम नहीं हो रही, हम 27वीं कहां से लेकर आएंगे। फिर अचानक से 27वीं सामने आ गई। फिर फजल रहमान साहब ने कहा जो कुछ चीजें सामने आई हैं वो चीजें तो आइन का बेड़ा गर्क कर देंगी, तो हम इसमें नहीं मानेंगे। फिर फजल रहमान साहब ने अपना एक पुराना स्टेटमेंट दोहराया जो उन्होंने 26वीं आईनी तरमीम के वक्त भी कहा था कि इस हुकूमत के पास मैंडेट जाली है, इसे किसी आईनी तरमीम का हक हासिल नहीं है। लेकिन उसके बाद फिर उन्होंने उसी हुकूमत को जिसका मैंडेट जाली था सपोर्ट करते हुए 26वीं आईनी तरमीम पास करवा दी थी। अब 27वीं आईनी तरमीम पे फजल रहमान साहब सेम वही अल्फाज बोल रहे हैं। देखते हैं कि इस मरतबा वो हुकूमत की मदद कैसे करते हैं और उसके लिए क्या बहाना तलाश करते हैं, क्योंकि हमेशा फजल रहमान साहब ने सहूलतकारी की है और वो सहूलतकारी करते चले आए हैं हमेशा। कभी भी उन्होंने हुकूमत को या एस्टेब्लिशमेंट को मायूस नहीं किया, ये उनका एक पुराना तरीक़ाकार है। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, जितनी भी पाकिस्तान में आईनी तरमीम हुई है अभी या कानून साजियाँ हुई हैं या जितने भी इकदाम उठाए गए हैं हुकूमती सतह पे, खारजा पॉलिसी में ले लें, दाखिला पॉलिसी में ले लें, इन तमाम चीज़ों का जो महवर है ना, जो उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, जिसके गिर्द ये सारी चीज़ें घूम रही हैं, वो इमरान खान। गौर कर लें आप, यानी जिस लेवल पे ये वादे और दावे करके आ गए अमेरिका के साथ और अपने मगरबी आकाओं के साथ, उनके पीछे जो खौफ है वो इमरान खान है कि भाई पाकिस्तान में इमरान खान ऐसी तैसी फेर देगा अगर हमें ये बैरूनी सपोर्ट ना मिली। तो इस बैरूनी सपोर्ट को लेने के बाद मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट अपने अंदर ये खबर फैलाती है कि अमेरिका का भी ये हुक्म है और हमें ये करना पड़ेगा वरना हमारी तबाही हो जाएगी। लिहाजा वो सबको मनामनू लेते हैं और फिर वही कार्रवाई डालते हैं जो उनके दिल में होती है। लिहाजा जो कुछ भी आप देख रहे हैं इसमें इमरान खान साहब का खौफ है कि जनाब इमरान खान साहब से इनको खौफ है और उस खौफ की वजह से ये सारे इकदाम उठाने पर मजबूर हैं। हर दरवाजे पर ये सजदा रेज होने पर मजबूर हो चुके हैं। हर जगह पे जाके झूठ बोलते हैं, कभी कानून साजियां करते हैं, कभी आईनी तरमीम करते हैं, लेकिन जो भी करते हैं इमरान खान के खौफ से करते हैं। इनको अल्लाह का खौफ होना चाहिए, अल्लाह से डरे और वो चीज़ करें। देखिए जो PMLN और पीपल्स पार्टी भी कर रहे हैं ना मिलकर, एक बात आप ज़हन में रखिएगा कि ये अपने पाँव काट रहे हैं, अपने पाँव पे कुल्हाड़ा मार रहे हैं। ये जिस शाख पे बैठे हुए हैं उस शाख को काट रहे हैं। ये पार्लियामान को कमज़ोर कर रहे हैं। हर सियासतदान की ताकत पार्लियामान से आती है, ये पार्लियामान को कमज़ोर कर रहे हैं। हर सियासतदान जो है वो अवामी मैंडेट के साथ आता है, अवाम उसकी ताकत होती है। ये वहाँ पे भी अपनी ताकत को कमज़ोर कर रहे हैं, ये डिक्टेटर्स को मजबूत कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे एक तजवीज़ है, मैं आपके सामने रखता हूँ। ये जनाब तजवीज़ साबिक अटॉर्नी जनरल अशतर साहब, ये PMLN के भी हैं और बहुत करीब हैं एस्टेब्लिशमेंट के भी। उन्होंने फरमाया, ये जियो न्यूज़ के मुताबिक, ये जो आर्टिकल 243 है जिस पे कोई बात नहीं कर रहा, क्यों नहीं कर रहा आगे चल के बताता हूँ। आर्टिकल 243 में तरमीम के हवाले से तजवीज़ दी है कि एक चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ होना चाहिए, एक ऐसा ओहदा होना चाहिए जिसके नीचे तमाम फोर्सेस के इदारे हों। इस जुमले में बड़ी लंबी कहानी है। मैंने जो इस जुमले का मतलब निकाला वो ये है
कि ये एक ऐसा ओहदा बनाने जा रहे हैं कि तमाम फोर्सेस के इदारे, अब फोर्स में तो पुलिस भी आती है, पेपरा भी फोर्स है, FIA भी एक फोर्स है, इसी तरह और बहुत सारी फोर्सेज हैं पाकिस्तान में, यानी आपकी जो पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं वो भी फोर्सेज हैं, FC भी एक फोर्स है, उसके अलावा आपका बेशुमार फोर्सेज हैं पाकिस्तान में, दर्जनों हैं। लेकिन ये तमाम फोर्सेज एक कमांड के नीचे आ जाएं तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ को, फील्ड मार्शल को इतना मजबूत करेंगे कि पुलिस समेत सारे इदारे उनके नीचे काम करेंगे और वो उनसे अहकामात लेंगे, तो सूबाई खुद मुख्तारी तो होगी खत्म। अमन व अमान का मसला जो है वो सूबे के हाथ से निकल कर कहीं और चला जाएगा और फिर हर चीज को कंट्रोल किया जाएगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस। वैसे भी पाकिस्तान में यही है, लेकिन अगर ये काम हो जाता है तो फिर बात कहां से कहां जाएगी, ये आप देख लीजिएगा। मोहम्मद मालिक जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने 2-3 चीजें और बताई, रोजाना की बुनियाद पर इक्का दुक्का चीजें अब सामने आ रही हैं इस तरमीम को लेकर। वो कहते हैं जी असेंबली की मुद्दत 6 साल कर देंगे। 6 साल छोड़ें, 10 साल करें, 10 साल असेंबली की मुद्दत करें, अपने अपने 10 साल पूरे करें, 10 साल या 20 साल करें असेंबली की मुद्दत। इन्होंने कौन सा दोबारा इलेक्शन लड़के वोट लेकर आना है? ये तो जिस दिन पाकिस्तान की अवाम ने डंडा उठाया और इनकी तशरीफ पे लगाया तो उस दिन पाकिस्तान ठीक होगा। ये इलेक्शनों से पाकिस्तान ठीक नहीं होना, इलेक्शन तो इनको चोरी करना आ गया। इलेक्शन से पाकिस्तान अगर ठीक होता तो पाकिस्तानियों ने 8 फरवरी 2024 को इलेक्शन से पाकिस्तान ठीक कर दिया था। पाकिस्तान की अवाम ने पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के माथे पे शिकस्त लिख दिया था बड़ा बड़ा करके, और जब तक ये रहेंगे वो शिकस्त इनके माथे पे पड़ी जाएगी, साफ नजर आती है। लेकिन हुआ क्या, वो माना ही नहीं गया इलेक्शन। तो इलेक्शन आप 10 दफा करवा लें, रिजल्ट वही आएगा। 6 साल बाद क्या 60 साल बाद करवाने इलेक्शन। एक्चुअल ये है कि जब अवाम डंडा उठाएगी और इनकी तबीयत साफ करेगी, उस दिन फिर पाकिस्तान के अंदर अवामी मैंडेट का एहतराम होगा। उससे पहले आप जो मर्जी करें, कहते हैं जी अब 6 साल मुद्दत कर देंगे, अगला इलेक्शन जो है वो निगरान हुकूमत नहीं करवाएगी, बल्कि जो हुक्मरान होंगे उस वक्त के वही करवाएंगे। ये शहबाज शरीफ की हुकूमत होगी, उसी में इलेक्शन हो जाएगा। अमेरिकन सिस्टम ये लेकर आना चाह रहे हैं। और पहले भी कौन सा शहबाज शरीफ क्या बेचता है इलेक्शन में, या नवाज शरीफ क्या बेचता है? फैसला तो एस्टेब्लिशमेंट ने करना होता है, निगरान हुकूमत हो या ये हुकूमत हो, क्या फर्क पड़ता है? तो ये अब तरामीम की जा रही है चीजों को ज्यादा कंट्रोल करने के लिए, कि मैक्सिमम चीजों को कंट्रोल कर लिया जाए और चीजें इनके हाथ से निकले ना। अच्छा, एमन वली खान ने एक बड़ा इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट दिया, मैं आपको पढ़ के इसलिए सुनाना चाहूंगा कि ये स्टेटमेंट अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई बंदा देता तो दहशतगर्दी में अंदर हो जाता। यानी बड़ा आम सा स्टेटमेंट देते हैं अहमद जवाद साहब। ये बड़े मुतदल आदमी हैं, बड़े अच्छे इंसान हैं और इनकी तहरीर में बड़ी शाइस्तगी भी होती है, अक्सर मैं कह रहा हूँ। और ये साबिक नेवी ऑफिसर है, साबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी इत्तलात भी रहे हैं। अब उन्हें साइबर क्राइम एजेंसी ने गिरफ्तार कर लिया। यानी हर आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है जो फस्तायत और जबर के खिलाफ उठती है, और इंसानी हकूक़ के लिए जो आवाज़ उठती है उसको अब दबा लो, पकड़ लो, गिरफ्तार कर दो, अंदर डाल दो। और बड़े ये मुनासिब अल्फाज में और मोतदल अंदाज में ज़्यादातर बात करते थे। इनके साथ ये जुल्म, तो इनको तो फ़ौरन रिहा करना चाहिए। लेकिन इनके मुकाबले में बड़ा सख्त स्टेटमेंट है एमल वली खान का, खड़े होकर दे रहे हैं, लेकिन उन्हें कुछ नहीं कहा जाता। इससे पहले वो आर्मी चीफ को दुकानदार भी कह चुके, जब ट्रंप के सामने वो अपना लेकर गए थे मादनियात, तो इस पर उन्होंने कहा था कि ट्रंप के सामने एक दुकानदार की तरह गए, जी मेरा माल बहुत अच्छा है, ले लो, इस तरह स्टेटमेंट भी दिया था। फिर बाद में उन्होंने मादरत कर ली थी। अभी एमल वली खान कहते हैं कि 9 मई को रेडियो पाकिस्तान पेशावर पाकिस्तानी फौज ने जलाया था, पाकिस्तान की फौज ने रेडियो पाकिस्तान जलाया था पेशावर का। मैं 50 से ज्यादा सबूत दूंगा जिसे साबित करूंगा कि कर्नल इलेक्शन में पैसे लेकर लोगों को जितवाते हैं। कैसे इल्जाम आते हैं पाकिस्तान की फौज के ऊपर, और अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इससे आधी भी बात करे ना, और ये रेडियो पाकिस्तान जलाने पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाक में दम किया हुआ खैबर पख्तूनख्वा में इन्होंने। और एमल वली खान साहब जो दुश्मन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सियासी नुक्ता नज़र से, वो ये कहते हैं कि जनाब पाकिस्तानी फौज ने जलाया था रेडियो पाकिस्तान को। अब यही बात इमरान खान कहते हैं, वो जेल के अंदर बंद है, कि जनाब फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था सारा का सारा 9 मई। बहरहाल वो कहते हैं जी इलेक्शन भी अब एक कर्नल शर्नल जो है वो पैसे लेकर इलेक्शन जितवा देते हैं। इधर अभी ज़िमनी इलेक्शन हो रहे हैं नाज़रीन, पंजाब के अंदर भी हो रहे हैं, हर तरफ हो रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो कई जगह बाइकआउट किया है, लेकिन फिर भी उम्मीदवार तो खड़े हैं इलेक्शन में। अब जो हुकूमती उम्मीदवार हैं वो ज़्यादातर किसी का भाई है, किसी की बहन है, किसी का बच्चा है, तो उन्होंने अपने करीबी लोगों को टिकट दिए हैं। तो वो जिन लोगों को टिकट दिए हैं उनके लिए इतनी मुश्किलात हैं अभी भी कि अवाम उनका नाम सुनने को तैयार नहीं है। वो पैसा भी धड़ाधड़ खर्च कर रहे हैं, ताकत भी खर्च कर रहे हैं, फिर भी अवाम उनका नाम नहीं सुन रही। उनके मुकाबले में जो आज़ाद उम्मीदवार आ गए हैं वो तगड़े हो गए, और अब वो जो आज़ाद उम्मीदवार आ गए हैं उनके सपोर्टर्स को तरीके लब्बैक के खाते में डाल के उठाना शुरू कर दिया हुकूमत ने। अंदाजा करें आप, ज़िमनी इलेक्शन जीतने के लिए भोंडा तरीका देखें आप। ये फैसलाबाद से मुझे इतला, ये 1-2 और जगह से, कि जनाब जिन बंदों को सपोर्ट कर रहे हैं अवाम निकल के, वो अवाम में से बंदे उठाते हैं जिस बंदे की थोड़ी सपोर्ट होती है, उठाओ इसको, डालो तहरीक लबैक के अंदर, इसको भी अंदर कर दो, और इस तरह बंदे उठा उठा के गिरफ्तार किए जा रहे हैं।
ये इनकी अब औकात रह गई है। वैसे साद रिजवी का और उसके भाई का अभी तक कुछ पता नहीं चला। हम रोज़ाना पता करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब तक कोई इतला नहीं आई। और मेरी